आरक्षण एक पेज शुरू किया जा रहा है और आह्वान किया जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए ताकि जातिवाद खत्म हो जाए। आप जिस आदमी का शोषण कर रहे हैं और आप ही बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि इसका शोषण नहीं करना है, तो मैं कैसे उम्मीद कर लूं कि आप एक सफल और न्यायपूर्ण चर्चा कर रहे होंगे। अजीत भारती का कहना है कि ये जो एट्रोसिटी लिटरेचर है पूरी तरीके से झूठ है, एक प्रपंच है, वामपंथियों के द्वारा लिखा गया है। गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन शुरू, अम्बेडकर ने पूरा इन्वेशन ऑफ कास्ट आर्टिकल लिखा, शूद्र कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये तक लिखा। तो ये सब क्या लेफ्टिस्ट थे? 10 साल के लिए आरक्षण आया था, 80 साल होने जा रहे हैं। अगर आप इस बारे में बहस कर रहे हैं तो आप ये कहिए कि देश में 4 शंकराचार्य में से एक एससी, एक एसटी और एक ओबीसी होगा। इस देश के हर टॉप बड़े मंदिर में एक एससी, एक एसटी और एक ओबीसी पुजारी है। लेकिन मनुवाद तो ऐसा नहीं कहता। मनु की एग्जिस्टेंस क्या है, उसका कोई प्रमाण है? ये तो आपके लिए शर्म की बात है कि संविधान बनाने वाले आदमी ने हिंदू धर्म ये कह के छोड़ देता है कि मैं इस धर्म को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें समानता नहीं है। क्या जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, एक बार जो फायदा ले चुके हैं, उनको उनकी आने वाली पीढ़ी को बार बार आरक्षण मिलता रहना चाहिए? आरक्षण कई हजार सालों से हाशिए पर पड़े लोगों के सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक लाई गई व्यवस्था थी। लेकिन आज जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मीडिया से निकला वो प्रोटेस्ट, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़े मंत्री को उसका इस्तीफा देना पड़ा। एक ऐसा ही नया पेज शुरू किया जा रहा है और आह्वान किया जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए ताकि जातिवाद खत्म हो जाए। मैंने कहा कि सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण लाया गया, ना कि आर्थिक पिछड़ापन। दोनों में फर्क था। जब आरक्षण लाया गया तो उसका आधार था सामाजिक पिछड़ापन। क्या आपके पास रहने वाला कोई व्यक्ति जो आर्थिक रूप से समृद्ध है लेकिन उसको समाज छोटी जाति का कहता है, क्या उसको समाज में उतना सम्मान मिल पाता है? क्या छोटी जात कहकर लोगों के हक को, अधिकार को नहीं मारा जाता है? अब ये पूरी चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि आरक्षण खत्म होने से क्या जातिवाद खत्म हो जाएगा। तो राघव त्रिवेदी मेरे साथ हैं और काफ़ी मुखर होकर आरक्षण पर बोलते रहते हैं। तो राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये इतना ही जटिल है कि आरक्षण खत्म करो तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, जितना जटिल ये है कि पहले मुर्गी आई अंडा है? देखिए, इसका अगर आप जवाब जानना चाहें हेमंत, तो कोई आदमी अगर आपसे कहे कि आप दवा खत्म कर दीजिए तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये उस तरह का तर्क है। एग्जैक्टली। तो आरक्षण, जब आप ये बात कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए, जाति आधार पर नहीं, तब आप आरक्षण के बेसिक फंडामेंटल को डेड करते हैं। क्या किसी गरीब व्यक्ति को जो सवर्ण समाज से आता है उसका जाति आधारित शोषण हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब और ब्राह्मण है तब भी वो पंडित जी है, और कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और वो एससी एसटी कास्ट से आता है, तो आपने ये शब्द नहीं सुना होगा कि किसी ने चमार जी कहा हो, नहीं कहा होगा। यही वो प्रिविलेज है जिस प्रिविलेज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये लोग आरक्षण की बात करते हैं, और अभी जो एक नया शगुफा शुरू किया गया कि आरक्षण हटाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले पूरे आरक्षण का जो काल रहा है आजादी के बाद से अब तक का 70 साल से लगभग अधिक का समय, क्या उसमें आरक्षण की वजह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है? भाई, सवर्ण कास्ट का इस देश में रेशियो होगा 15% के आसपास। मोटा मोटा मान ले तो 80% वो सोसाइटी है जो एससी एसटी ओबीसी समाज से आती है, यानी जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उसका उतना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उसके बाद तो आप खत्म कर सकते हैं हिस्सेदारी भागीदारी की बात। तो सबसे पहला ही एस्पेक्ट उठा के देखते हैं। इस देश में 4 शंकराचार्य हैं। 4 में से कितने एससी एसटी और ओबीसी समाज से आते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आप धर्म और जाति को तो उसमें घुसा नहीं रहे हैं। जब शंकराचार्य एक प्रिविलेज्ड पद है तो फिर उस पद पर 4 वर्ण है तो हर वर्ण का एक आदमी होना चाहिए। यह व्यवस्था क्यों नहीं है? उस एक पद को एक विशेष जाति से आने वाले लोगों के लिए रिजर्व क्यों रखा गया है? उत्तर प्रदेश में कोई यादव कथा पढ़ता है तो उसे पीट दिया जाता है, और कोई ब्राह्मण कथा पढ़ता है तो उससे यह नहीं पूछा जाता है कि आपने कौन सा ज्ञान लिया है, क्या आप गुरुकुल पद्धति से पढ़ के आए हैं, यह पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो मंदिर धुलवा दिया जाता है। मंदिर क्यों धुलवाया जाता है? मेरी लड़ाई इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। ये थॉट है कि आपको गंगा जल से क्यों धुलवाना क्यों पड़ा? मतलब अखिलेश यादव उस स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। अब आप सोचिए कि जो आदमी इतना प्रिविलेज्ड और पावरफुल है
उसके पद के ऊपर भी उसकी जाति हावी है। तो आप उस आदमी को सोचिए जो एकदम हाशिए पर खड़ा हुआ है, जिसके पास ना जमीन है ना पैसा है, और आइडेंटिटी के नाम पर उसके पास उसकी जाति और जिसके आधार पर उसका शोषण हो रहा है। जब कोई आदमी स्क्रीन पर आके कहता है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ कूल, इससे शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन फैलता है, तो उसको यह भी तो देखना चाहिए कि जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच पा रहे हैं उनके संघर्षों में भी तो अंतर है। यानी आरक्षण खत्म होने से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। हाँ, आरक्षण खत्म होने से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है, इसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जैसे एक अजीत भारती एक पत्रकार हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं, वो ये पूरा प्रोटेस्ट उन्हीं ने शुरू किया है और उनका दावा है कि जितनी भी एट्रोसिटी का लिटरेचर हमारे पास मौजूद है, जहां हम पढ़ते हैं कि दलितों के साथ या शूद्रों के साथ किस किस तरीके की एट्रोसिटीज़ की गई, अत्याचार किए गए, उनको ये कहा गया कि आप अगर एक स्पेसिफिक मोहल्ले से होकर गुजर रहे हैं तो अपने गले में एक मटका लटका कर चलिए, जिससे कि आपको थूकना हो तो आपका थूक उस सड़क पे ना गिरे, वरना पंडित जी जो हैं पीछे से आ रहे होंगे तो वो थोड़े अपवित्र हो जाएंगे, और साथ साथ आपके कदमों के पद चिन्हों से भी अपवित्र हो सकते हैं। तो आप पीछे एक झाड़ू लटका लीजिए, जिससे कि आप चलते जाएं तो कदमों के निशान मिटते चले जाएं। तो अजीत भारती का कहना है कि ये जो एट्रोसिटी लिटरेचर है पूरी तरीके से झूठ है, एक प्रपंच है, वामपंथियों के द्वारा लिखा गया है। आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ है? गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, मंदिर प्रवेश की लड़ाई शुरू हुई, अंबेडकर ने पूरा इनलेशन ऑफ कास्ट आर्टिकल लिखा, इतनी किताबें लिखी, शूद्र कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये तक लिखा। तो ये सब क्या लेफ्टिस्ट थे? बिल्कुल। भाजपा में अमित शाह गृह मंत्री हैं, मेरे ख्याल से वो तो लेफ्टिस्ट नहीं होंगे। नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी आरक्षण को नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनका एक फेक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा था कि बीजेपी आरक्षण हटाने की बात कर रही है। तो रिजर्वेशन हटाने की संकल्पना पर आप बात करते रहिए, आप हटा नहीं पाएंगे। अब बीजेपी की कल्पना संकल्पनाओं की अगर बात आई है तो क्या आपको नहीं लगता कि ईडब्ल्यूएस को लेकर आना एक तरीके से ओबीसी एससी एसटी का हक एक तरीके से मारा गया? क्योंकि आप मानते हैं कि इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, अब तक आरक्षण सामाजिक आधार पे था, अब आप आर्थिक आधार पे आपने 10% आरक्षण दिया, ठीक है, तो आर्थिक रूप से पिछड़ा या आर्थिक रूप से कोई वीक, इकोनॉमिकली वीक एससी एसटी ओबीसी का व्यक्ति भी हो सकता है, वो ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि जो संकल्पना बीजेपी की मैं है, यही बात तो कह रहा हूं हेमंत, कि अगर ये इस प्रोपेगेंडा में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि जो आरक्षण है वो जाति आधार पे नहीं आर्थिक आधार पे होना चाहिए, तो फिर पूरा आरक्षण ईडब्ल्यूएस बन जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में कितना रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट सेक्टर की बड़ी जगहों पर प्राइवेटाइजेशन लागू करके पहले तो आरक्षण को बैकडोर से डेड किया गया, अब जो बचा हुआ है उस पर भी हमला हो रहा है। 70 साल 72 साल 75 साल से आप कह रहे हैं कि आरक्षण का प्रिविलेज दिया जा रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो डेटा सबसे पहले आएगा। बिल्कुल 2026 फरवरी में संसद का डेटा है ये, और ये 2020 से 24 के बीच जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस की प्रत्यक्ष भर्ती हुई है उसका हिसाब है। अब आप समझिएगा, देश की सबसे प्रिविलेज्ड कुर्सी है आईएएस आईपीएस आईएफएस। आईएएस है 5577 टोटल, जिसमें से ओबीसी कितने हैं 4.39%, एससी हैं 2.42%, एसटी हैं 1.2%। यानी 80% से ज्यादा कौन है, 90% से ज्यादा कौन है, जनरल कैटेगरी के लोग, वो लोग जो 15% हैं। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन कहां है? इसी को तो बराबर करने की बात की जा रही है ना। आईपीएस पे आ जाते हैं, 4594 है, 5.5% ओबीसी है, 1.5% एससी है, एसटी भी 1.5% है। आईएफएस पे आ जाते हैं, 2164 है, 10% के आसपास ओबीसी है, 2% के आसपास एससी है और 2% के आसपास एसटी है। टोटल लबोलो आप मिला लें तो 10% से ऊपर आंकड़ा जा ही नहीं रहा है आईएएस और आईपीएस में। 90% पदों पर कौन बैठा हुआ है? वो जो 15% जो कह रहे हैं कि जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जो आपने आंकड़ा दिया है, अब इस आंकड़े में एक छोटा सा आंकड़ा मैं भी ऐड कर देता हूँ। आईएएस आईपीएस आईएफएस का आपने आंकड़ा दिया, जो सीनियर आईएएस होते हैं वो जाकर के सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं पीएमओ में, और उनके अंडर में 400 डीएम आते हैं। ये एक फेमस डायलॉग भी है एक मूवी का जो भी धनुष की आई थी। तो जहाँ तक सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की बात है, 2019 की एक रिपोर्ट आई थी तो पता चला कि पूरे देश भर में जितने भी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनमें 80% लोग सवर्ण हैं। ओबीसी का उसमें एक भी सेक्रेटरी उस वक्त नहीं था, और एससी एसटी का मेरे ख्याल से 4 लोग थे केवल आउट ऑफ 89, इफ आई एम नॉट करेक्ट।
तो कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। तो क्या अब सवाल ये आता है कि अब आप जब ये पूरा डेटा प्रस्तुत करते हैं तो लोग कहते हैं कि यही तो मेरिट है, हम पढ़ाई लिखाई करके इतने आईपीएस अपने घरों से दे रहे हैं, आप पढ़िए लिखिए, आप करिए। ठीक है, एक और चीज की बात करते हैं फिर। अगर ये डेटा को आप मेरिट के वजन से दबाना चाह रहे हैं तो एक दूसरे डेटा की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा है पुरुष सूक्त के भीतर कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जंघाओं से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। ये कौन सी मेरिट है? ब्राह्मण पैरों से क्यों नहीं पैदा हुए? वो मुख से ही क्यों पैदा हुए जो शीर्ष पर है? इसके बाद शंकराचार्य का मैंने आपको जिक्र किया था, एक भी SC ST OBC समाज का नहीं है। अब इससे नीचे आते हैं। भारत में जो मंदिर इकोनॉमी है वो 9 लाख करोड़ की है और 4000 टन सोना है, जिसे गॉड इकोनॉमी में कहा जाता है। उसमें कितने OBC SC ST पुजारी हैं? इसमें भी मेरिट होनी चाहिए फिर। तो ये तो मेरिट नहीं है। तो ये सारा पैसा पुजारियों का है, पुजारियों का है, लेकिन किस धर्म और जाति के पुजारी? वहां पर आपने मेरिट क्यों नहीं फिर अप्लाई किया? आपने लिखा कि पुजारी के पद के लिए कोई भी OBC SC ST भी आवेदन दे सकता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए क्यों नहीं एक ही वर्ग के लोग जाते हैं? वहां पे हर किसी व्यक्ति को जाके और नीचे उतर के हाथ से मैला ढोने का काम भी करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं होता? यही तो सवाल है। हाँ, बहुत आप धर्म के आधार पर जब बात करते हैं तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कर्ण का, महाभारत में। सूत पुत्र कह के उसको बहुत सारी चीजों से वंचित कर दिया गया, जबकि मेरिट के आधार पर वो सबसे बलवान और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। अगर आप अपने धर्म ग्रंथों का ही उदाहरण दें तो कर्ण के भाई शौंड को भरी सभा में पिघला हुआ सोना डाल करके कान में और मुंह में मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने दलित होने की वजह से वेद पाठ कर लिया था, जिसकी अनुमति उसे नहीं थी। तो ये तो धर्म में उल्लिखित है। बिल्कुल बिल्कुल। जिन किताबों के आधार पर आप इतना ज्ञान देते हैं उन किताबों में भी तो यही जातिवाद लिखा हुआ है ना। ऋग्वेद से बड़ा एग्जाम्पल है कोई? अब जहां तक प्रतिनिधित्व की बात है तो हिस्सेदारी और भागीदारी का जो रेशियो है वो ठीक नहीं है। जो प्रतिनिधित्व है जिसके लिए आरक्षण लाया गया था वो प्रतिनिधित्व अभी नहीं मिल पा रहा है। अब आपने जो सरकारी नौकरियों में बात की, मेरे ख्याल से 1.5% या 2% कुल नौकरियों में जो सरकारी नौकरी का हिस्सा है उसमें भी आरक्षण मिलता है। तो इतना बड़ा फ़र्क मुझे लगता है नहीं पड़ना चाहिए। देश में जो तमाम नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जो नौकरियां हैं, उन सब नौकरियों में केवल 1.5 या 2% हिस्सा होता है सरकारी नौकरी का जिसमें आरक्षण मिलता है। और उसमें भी कई बार NFS नॉट फाउंड सूटेबल के नाम पर जो है लोगों को बाहर कर दिया जाता है, SC ST OBC की सीटें खाली रह जाती हैं। तो एक बार आप जो डेटा लाए ही होंगे यूनिवर्सिटीज़ में जो फैकल्टीज हैं। एक छोटी सी बात है, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा। ये लड़ाई ना आर्थिक और भागीदारी की नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान की, ये लड़ाई है सोशल जस्टिस की। इसको अगर आप सिर्फ पैसे तक और रिप्रेजेंटेशन तक सीमित कर देंगे तो इसका कोर डिस्कस नहीं हो पाएगा। लेकिन सम्मान फिर भी आएगा प्रतिनिधित्व से ही, क्योंकि आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। और सम्मान की ही लड़ाई, अंबेडकर किस चीज की लड़ाई कर रहे थे? इस देश में अंबेडकर से ज्यादा बड़ा स्कॉलर तो कोई नहीं पैदा हुआ। सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें झेलना पड़ा ना। उनकी किताब है, किताब में उन्होंने लिखा है वेटिंग फॉर द वीजा में कि किस तरह से उन्हें नौकरी लगी उनकी बॉम्बे में और उन्हें अपनी जाति छुपा करके एक कमरा लेना पड़ा, क्योंकि वो अपनी जाति बताते थे तो उनको ना तो होटल मिल रहा था ना लॉज मिल रहा था। और जब ये बात पता चल गई कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई तो रातों रात उन्हें घर खाली करना पड़ा, वरना उनकी हत्या कर दी जाती। तो ये कौन सा जातिवाद है? और यही परिदृश्य आज भी है। आज भी कोई एक दलित अफसर किसी बड़ी उच्च जाति के कॉलोनी में अगर घर लेने जाता है तो उसको नहीं मिलता है। पर इन सब चीजों पर ये लोग डिस्कस क्यों नहीं करते हैं? मैं कह रहा हूं जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज में आप अगर ये कह दें कि मैं तो चोरी नहीं करता हूं, तो क्या समाज में चोरी नहीं होती इस चीज से मुंह छुपाया जा सकता है? नहीं छुपाया जा सकता ना। आंकड़े देखिए, अनुसूचित जाति SC के खिलाफ अपराध 2021 से 2022 के बीच में 13.1% बढ़कर 57,582 हो गए। और ये यानी जिस दौर में, ये सरकारी डेटा है NCRB का, जिस दौर में आप आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं उसी दौर में जाति आधारित शोषण बढ़ रहा है। अनुसूचित जनजाति ST के खिलाफ अपराध 2022 से 14.3% बढ़ गया और 2023 में 28.8%। यानी आरक्षण कम कर दीजिए और जाति आधारित अपराध बढ़ाते रहिए। अब ये जो अजीत भारती कह रहे थे, है ना। अभी एक और जबरदस्त डेटा आप सुनेंगे। दलित महिलाओं से बलात्कार के मामले 2014 से 2022 के बीच 90% बढ़े। 2333 थे 2014 में और 4241 हैं 2022 तक आते हैं, जो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो रिकॉर्डेड है। और इतने कितने मामले होंगे हेमंत, कितने रिकॉर्ड किए जो दर्ज नहीं हो पाते हैं? तो ये सवाल आपसे पूछा नहीं जा सकता है क्या?
नहीं तो अब ये जवाब है अजीत भारती के लिए, अजीत भारती के लिए और उस atrocity- तमाम सोसाइटी के लिए विश्वविद्यालय में जाति आधारित शिकायतें 5 वर्षों में 118% बढ़ी। मुझे नहीं पता अजीत भारती कभी विश्वविद्यालय गए या नहीं गए, 2 गुने से ज्यादा हो गया। लेकिन अगर गए हैं तो उन्हें डेटा देखना चाहिए था ना। ये तो सरकार का डेटा है ना, ये लेफ्टिस्ट का डेटा तो नहीं है। एग्जैक्टली जिस एट्रोसिटी लिटरेचर की बात वो कह रहे थे कि वामपंथियों ने लिखा है और प्रपंच वो गढ़ा है, ये सरकार का डेटा है, आपकी सरकार का डेटा है। तो ये बात अब देखिए, इसमें आप आएंगे ना तो इसमें साल दर साल भी आप समझेंगे। अनुसूचित जाति एससी दलितों पर अत्याचार के मामले 2019 में 45,000 कुछ यानी 46,000 थे, 2020 में 50,000 हो गए, 2021 में 51,000, 2022 में 57,000, 2023 में 57,000। तो मुझे बताइए ना 5 साल में कौन सा सुधार आपने दलितों के लिए कर दिया है? उन पर अपराध की संख्या बढ़ी, महिलाओं पर बलात्कार की संख्या बढ़ी, आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं है, रिप्रेजेंटेशन आपने आईएएस आईपीएस का देख ही लिया, टोटल मिला के 10% में भी ओबीसी एससी एसटी नहीं है रिजर्वेशन में आईएएस और आईपीएस के पदों पर। तो जब नहीं है तो मांगे भी ना। अभी आप सोचो ये स्थिति तब है हेमंत जब आरक्षण है, नहीं होता तो क्या स्थिति होती। द क्विंट ने एक बहुत शानदार रिपोर्ट की है इस पे और बताया है कि यूपीएससी में इंटरव्यूज के दौरान कथित रूप से छोटी जाति के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको इंटरव्यूज में थोड़ी कम मार्क्स दिए जाते हैं कंपैरेटिवली जो सवर्ण लोग हैं वो। देखिए प्राचीन काल के जो द्रोणाचार्य थे वो काटते थे अंगूठा, और जो वर्तमान दौर के द्रोणाचार्य हैं वो काटते हैं नंबर। और ये इसलिए है क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि बिल्लियों की एक सभा हुई और बिल्लियों की सभा में यह चर्चा की जा रही है कि बिल्लियां चूहों का शिकार नहीं करेंगी, तो उस सभा में किसी चूहे को बिठाया जाएगा क्या? नहीं बिठाया जाएगा ना। आप जिस आदमी का शोषण कर रहे हैं जी, और आप ही बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि इसका शोषण नहीं करना है, हाँ, तो मैं कैसे उम्मीद कर लूं कि आप एक सफल और न्यायपूर्ण चर्चा कर रहे होंगे। अब इसका असलियत आपको पता चलेगा कि राज्यवार डेटा देखें। कोई तो राज्य टॉप पर होगा ना, दलितों के शोषण के मामले में भी टॉप पर होगा। सरकार होर्डिंग लगा देती है बड़े बड़े की फलाना राज्य देश का नंबर 1 राज्य बना इस मामले में उस मामले में, लेकिन दलितों के ऊपर अत्याचार के जो टॉप 5 स्टेट हैं आप सुनिएगा। उत्तर प्रदेश 15,368 मामले, यानी राष्ट्रीय दर का 26.7%, 1/4 से ज्यादा। राजस्थान नंबर 2 पर है, 8,000 से ज्यादा मामले। मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है, लगभग 8,000 मामले। बिहार नंबर 4 पर है, लगभग 7,000 मामले। और अन्य सभी राज्यों को जोड़े तो 19,200। ये 4 राज्यों में किसकी सरकार है पिछले 10 सालों से? लगभग डबल इंजन। तो और इस पर बात कौन कर रहा है कि आरक्षण हटना चाहिए? वही लोग, संघ के लोग, आरएसएस फंडेड लोग, बीजेपी फंडेड लोग। अजीत भारती क्या है? कम्युनिस्ट तो नहीं है, वो खुद ही बता रहे हैं, और कांग्रेसी वो हो नहीं सकते हैं, और पत्रकार मुझे लगते नहीं है। तो अब क्या बचे वो? जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। मैं यही कह रहा हूं कि देखो वो पेज जो भी चल रहा है उसकी हिस्ट्री भी आप देखेंगे तो दिखाई देता है मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और ये सब खुल के सामने आएगा। ऐसा नहीं कि इसे आप बहुत ज्यादा दिनों तक छुपा के रख सकते हैं। अंबेडकर ऐसा नहीं था कि आखिरी पैदा हुए थे, आज भी पैदा हो रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में वो छात्र जो दलितों पिछड़ों के हक की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन सब के भीतर एक अंबेडकर है, और आप उससे ही परेशान हैं, इसीलिए आप रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, मेरे पर्सनली मैं जिन बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो जो आरक्षण पे बात करते हैं, जिनकी शिकायतें होती हैं, ज़्यादातर वो रिजर्वेशन के आलोचक ही होते हैं। उनका एक क्रिटिसिज्म ये है कि 10 साल के लिए आरक्षण आया था, 10 साल के 80 साल होने जा रहे हैं, और कितना आरक्षण लोगे? रिप्रेजेंटेशन बराबर हो जाए ना। मैं आपको अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत डीप और क्लीन कहानी। मैंने पहले भी ये कहानी सुनाई है। आपके आसपास कूड़ा बीनने वाले और गटर साफ करने वाले लोग भी समाज में रहते हैं। उनमें से कितने आपने ब्राह्मण जाति के देखे? मैंने तो एक भी कभी नहीं देखा। अगर कोई आदमी गटर साफ कर रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी कहते हैं। सफाई कर्मचारी जी तो नहीं कहते हैं। लेकिन अगर कोई क्लर्क है बड़े अधिकारी कार्यालय में, बाबूजी है, तो उसे बाबूजी कहते हैं। इसी हिस्सेदारी की तो लड़ाई है कि कुछ ब्राह्मण उठ के आए और गटर भी साफ करें, मैला भी ढोएं, क्योंकि गंदगी केवल दलित तो कर नहीं रहे हैं, आप भी कर रहे हैं ना। तो आपका भी हक बनता है इस देश की सफाई करने का। स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत कुछ ब्राह्मणों को गटर सफाई का काम भी करना चाहिए, यह मैसेज देने के लिए कि यह छूत काम नहीं है। पर कितने लोग ये मैसेज दे रहे हैं?
अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो गटर साफ करता है, जाहिर सी बात है वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा इस उम्र में, ये भी आपको पता है, क्योंकि उसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। कंडीशनिंग की बात है, कंडीशनिंग की बात, उनको उसको यही सिखाया गया कि SC आज तू ST करेगा, क्यों लाना कल पड़ा? तेरे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी यही करेंगे। SC ST एक्ट क्यों लाना पड़ा? इसीलिए तो लाना पड़ा क्योंकि अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनका कोई रोकथाम नहीं थी। अब मैं आपको एक डेटा देता हूं, उसके बाद मैं इस कहानी पे आऊंगा। डेटा बहुत मजेदार है। सजा दर की बात होनी चाहिए। जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 1968 के आसपास, 1989 या 84 का, उसके आधार पर 2018 में सजा दर है 28% और बरी होने की दर है 71%। 2019 में 32%, बरी होने की दर फिर 68%। 2020 में लगभग 40%, बरी होने की दर 60%। यानी इसके तहत जो अपराध के मामले दर्ज भी हो रहे हैं, सजा कम मिली, उनमें सजा की दर आधे से भी कम है और बरी होने की दर 60% से ज्यादा है। अब इसके बाद जो एक्ट है उसके तहत 10 में से 6 से अधिक मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं और 2021 के अंत तक लगभग 2,63,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं जाति आधारित शोषण के। क्यों? क्योंकि जुडिशरी में कौन लोग बैठे हुए हैं। अब इस पर हम ज्यादा बोलेंगे नहीं वरना न्यायालय की अवमानना हो जाएगी, लेकिन ये तो सबको पता है ना कि देश के कितने न्यायाधीश SC समाज से आते हैं। exactly. इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए क्या? तो जिस सवाल की मैं बात कर रहा था, जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण था, आप कितने साल तक लोगे? ठीक है। अब यहाँ पे उन लोगों में थोड़ी सी नासमझी ये है कि वो जिस 10 साल के आरक्षण की बात कर रहे हैं वो दरअसल ये वाला आरक्षण नहीं है जो कि शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में मिलता है। वो आरक्षण है लेजिस्लेचर में। यानी जो लोकसभा सीट्स जो SC आरक्षित होती हैं और ST आरक्षित होती हैं, 84 मेरे ख्याल से SC आरक्षित सीटें हैं और SC ST की मिला देंगे तो 132 से 133 होती हैं, जहां पर केवल SC और ST का ही लोकसभा का सांसद बन सकता है। और ये 10 साल के लिए ही लाया गया था, ये सही बात है एकदम। और हर साल, हर एक डेकेड के बाद, हर एक दशक के बाद इसको संविधान में संशोधन करने के बाद इसको बढ़ाता है, उसको आगे बढ़ा दिया गया। इसी की तो मैं बात कर रहा हूं हेमंत, आप मुझे बताओ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। सवाल मेरा ये है, आपको क्या लगता है कि जितने भी 84 लोकसभा के सांसद SC आरक्षित सीटों पे बैठे हुए हैं जो SC वर्ग से हैं, हाँ। क्या वो खुद अपने दम पर बने हैं या उनको बनाने के पीछे भी किसी ठाकुर साहब या पंडित जी का हाथ था, इसीलिए वो अपने क्षेत्र में अपने लिए, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाए हैं? क्योंकि मुझे उन क्षेत्रों में, उन 84 सीटों पर कोई ऐसा काम नहीं दिखता कि वहां के जो SC वर्ग के लोग हों वो बहुत सेठ बन गए हों और उनका वर्चस्व भी वैसा ही हो गया हो। ये लड़ाई मैं कह रहा हूं सेठ बनने की है ही नहीं, आप मेरी बात समझिए। मैं सम्मान की ही बात कर रहा हूं। 84 सांसद होने के बाद, रिजर्वेशन होने के बाद, SC एक्ट, SC ST एक्ट होने के बाद रिप्रेजेंटेशन 10% भी नहीं है। मैं यही बात तो बार बार कह रहा हूं, आप ये बात नहीं समझ रहे हैं और इस देश की बहुत बड़ी आबादी भी नहीं समझ रही है कि इतनी सारी रेमेडी के बाद एक मरीज जो बहुत बीमार था वो वेंटिलेटर पर भी है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा है, फल फ्रूट भी दिए जा रहे हैं, फिर भी उसका इतना शोषण हुआ था कि वो अभी बेड से उठ नहीं पाया है। और आप कह रहे हैं कि उसको ये सारी व्यवस्थाएं देना बंद कर दीजिए, तो मर नहीं जाएगा। अब मैं अपनी कहानी पर आता हूं। एक व्यक्ति जो जमादार है, उस समाज से आता है जिसको आप जमादार जी नहीं कहते हैं, जबकि आपको कहना चाहिए, क्योंकि वो मैला आपके समाज का साफ कर रहा है, वो गटर साफ कर रहा है, वो भी सम्मान का हकदार है। जाहिर सी बात है वो पढ़ा नहीं होगा, रोज शाम उसे गटर में उतरना है। तो गटर में उतरने वाले व्यक्ति की प्रारंभिक शर्त यह है कि उतनी बदबू में और उतने खराब हालात में काम करने के लिए आपको किसी ना किसी नशे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि भारत में आज तक ऐसी मशीनें नहीं हैं कि यह काम मशीन से किया जा सके। आपके पास गटर साफ करने की मशीन नहीं थी तो आपने एक जाति बनाई। आपके पास गटर साफ करने की मशीन नहीं थी, आपने मशीन नहीं बनाई, आपने क्या बनाई? कास्ट बनाई। आपके पास झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाली मशीनें नहीं थी तो आपने कास्ट बनाई। आपके पास जूता बनाने वाली मशीन नहीं थी तो आपने कास्ट बनाई। अब ये तमाम लोग इस गलत हालात में काम कर रहे हैं, नशे का सहारा लेंगे, पढ़े लिखे नहीं है, पर इनमें से कोई भी आदमी चाहेगा कि उसका बच्चा भी यही काम करे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो वो उसको कहां भेजेगा? स्कूल। और कौन सा स्कूल अफोर्ड कर पाएगा वो? प्राइमरी स्कूल। वहां के हालात आपको पता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो बच्चा पूरे एजुकेशन सिस्टम के अपने दौर में इस फियर में रहेगा कि कहीं किसी को यह ना पता चल जाए कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं। इत्तफाकन उसकी क्लास में कोई एक ऐसा दोस्त निकला जिसने ये बात पब्लिकली जाहिर कर दी,
तो अब वो बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होगा? बड़ी मुश्किल से। और तो अगर नहीं स्कूल होगा, नहीं जाएगा तो उसका बाप उसे काम पर लगाएगा, पीटेगा, हम्म, क्योंकि वो नहीं चाहता वो यही काम करे। तो बच्चा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, फिजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा है, सोशल ट्रॉमा से गुजर रहा है। अब आते हैं उसकी अपब्रिंगिंग पर। उसको खाने में क्या मिल रहा है और उसके अंदर जो डीएनए है उसमें कितना सीवर भरा हुआ है, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप। तो आप कह रहे हैं इस बच्चे को, जिसका न्यूट्रिशन भी ठीक नहीं है, जिसकी मेंटल कैपेबिलिटी भी ठीक नहीं है, जिसकी सोशल हैसियत भी ठीक नहीं है, उस बच्चे का अजीत भारती से कंपटीशन करा दिया जाए और रेस में एक बराबर दौड़ा दिया जाए। जो 2000 साल 5000 साल से दौड़ रहे हैं, जो धावक हैं, ऋग्वेद के दौर से 2000-5000 साल तो बहुत छोटा उदाहरण है। कह रहे हैं ना कि हम लाखों करोड़ों साल पुरानी संस्कृति है। तो अरबों साल पहले आपने लिख दिया था कि पैर से शूद्र पैदा हुआ है, और सबसे ज्यादा चुभता किस शरीर के अंग में है? पैर में ही चुभता है। और सबसे प्रिविलेज्ड कौन सा पार्ट होता है? आपका मुख। इसी डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। जब भी कोई आपसे कहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो अपने अंदर के जातिवाद को नरिश कर रहा होता है। वो दरअसल ये कह रहा होता है कि हम 5000 साल से दौड़ रहे हैं, हम धावक हैं। अब हमने इनकी जो बेड़ियां पैरों में डाल रखी थी दलितों के, या जो लोग हाशिए पर थे उनके, हमने उनकी बेड़ियां तो खोल दी। तो क्या वो अब उन धावकों के साथ दौड़ने के लायक हो गए? क्या वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया? आप कहते हैं बराबर है, लेकिन बराबर कैसे हैं? आपको पूरा अभ्यास है, आप हजारों साल तक दौड़ रहे थे, आप धावक बन चुके हैं, उसकी अभी अभी रस्सी खुली है पैरों की, तो वो कैसे दौड़ पाएगा? तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। इक्विटी और इक्वालिटी का डिफरेंस समझाने के लिए एक बहुत शानदार तस्वीर गूगल पर मौजूद है। मुझे नहीं पता किसने बनाई है, और वो तस्वीर इस देश के तमाम उन लोगों को दिखानी चाहिए जो आज भी ये नहीं समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्वालिटी। 3 अलग अलग हाइट के लोगों को एक दीवार के पीछे खड़ा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो जो सबसे छोटी हाइट का आदमी है उसे सिर्फ दीवार दिखेगी। उससे छोटे हाइट के आदमी की एक यहां तक का विजन आएगा, और जो सबसे बड़ी हाइट का आदमी उसे कंप्लीट विजन आएगा। अब अगर इन तीनों लोगों को बराबर का विजन देना है, तो क्या तीनों के नीचे समान आकार का पटरा रखना पड़ेगा? नहीं, एक को ज्यादा अपलिफ्ट करना पड़ेगा, जरूरत के दूसरे को उससे कम, और तीसरे को उससे कम अपलिफ्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अपलिफ्टमेंट तो करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं होगा तो आप ये बात मेरी मान के चलिए, ये जो हेट है ना, कास्ट हेट, ये खत्म नहीं होगा। साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे वो अपने घुटने पर बैठे और उन्होंने रंग भेद के लिए काले लोगों से माफी मांगी। इस देश के हर एक सवर्ण और ब्राह्मण का उत्तरदायित्व है कि वो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी से अपने बाप दादाओं द्वारा किए गए अत्याचार की माफी मांगे। और जब तक ये माफी नहीं मांगी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी, लेकिन ये नफरत जो पैदा हो रही है ना, ये नफरत कम नहीं होगी। तो मांग माफी की होनी चाहिए, ना कि आरक्षण को हटाने की मांग होनी चाहिए। आप माफी मांगिए, आप स्वीकार्यता दीजिए, आप बराबर बैठने का अधिकार दीजिए, आप कुर्सी शेयर करिए, आप सोफा शेयर करिए, आप खटिया शेयर करिए। आप चलिए ना मेरे साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में, मैं दिखाता हूं आपको जमीन से खटिया के बीच का सफर कितने साल का है। आपने तो कह दिया ना आर्थिक आधार पर। एससी एसटी समाज के वो लड़के जो सरकारी नौकरियों में लग गए हैं, कच्चे घर से उनका घर पक्का हो गया है, आज भी बाबू साहब, ठाकुर साहब और पंडित जी के कच्चे घरों में खटिया पे बैठने के हकदार नहीं है। हाँ, आपने सही, ये लड़ाई इक्वालिटी, आपने सही याद दिलाया। जब आपने पूरा वो एग्जाम्पल दिया, प्राइमरी स्कूल में एक बच्चा जाएगा तो जाने के बाद वो उसको ये डर रहेगा कि कोई किसी को ये ना पता चल जाए कि उसके पिता क्या करते हैं, कि सफाई कर्मचारी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस बच्चे का एग्जाम्पल आपने लिया, उसके पिता सफाई कर्मचारी थे, छोड़ दीजिए एक बार के लिए। मैं मानता हूं कि एक ग्रेड का ऑफिसर है जो दलित है, अगर जिसको लोग नीची जाति का कहते हैं, उसका बच्चा भी अगर स्कूल जाएगा, क्या उसके अंदर ये डर नहीं होगा कि कहीं मेरे दोस्तों को ये ना पता चल जाए कि मैं किस जाति से आता हूं? क्यों नहीं होगा? कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन पैसा देख के नहीं आता है। एग्जैक्टली यही है। कुछ आप मायावती से ज्यादा पावरफुल महिला उत्तर प्रदेश के भीतर हैं? मेरे हिसाब से देश में नहीं है। लेकिन उनके लिए क्या नारे लगे थे, हम इस मंच से बोल सकते हैं। और आज भी उनके लिए क्या कहा जाता है, इस मंच से बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या उनसे नफरत है या उस जाति से नफरत है? तो सवाल नफरत किससे है? जाति, बिल्कुल जाति आधारित नफरत है ना, जाति आधारित वो नफरत। आप मायावती भी विपक्ष में मान लीजिए हैं अभी, और ममता बनर्जी भी हैं। दोनों के भी नफरत का ग्राफ अगर चेक करना हो, हालांकि ऐसा कोई मीटर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नफरत किस आधार पर पैदा होती है। अगर ऐसा ही है
तो दलितों के घोड़ी चढ़ने पर सवर्णों के पेट में क्यों दर्द होता है? ऐसा कौन सा प्रिविलेज है जो घोड़ी पे बैठने से खत्म हो रहा है? और अगर आपको घोड़ी से इतना ही प्रेम है तो छोड़ दीजिए कार दलितों के लिए, चलिए घोड़ी पे, दलित कार से चलेगा। घोड़ी पे बैठना और मूंछ रखना कैसा प्रिविलेज हो सकता है? मन बताइए ना, इसमें कौन सा आर्थिक पक्ष है? बिल्कुल, इसमें तो कोई आर्थिक पक्ष नहीं। उनके मूंछ लिए तो भगवान ने दी है, मेरी भी उगेगी, आपकी भी उगेगी। तो अजीत भारती क्यों इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि ये दलितों पर अपराध नहीं है? क्योंकि शायद उनको लगता ये है एट्रोसिटी लिटरेचर है। उनको लगता है आरक्षण गरीबी हटाने का एक मैं कह रहा हूं तरीका ये है। एट्रोसिटी लिटरेचर है क्या? ये कम्युनिस्ट लिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा देश के सरकारी तमाम रिपोर्ट है, पत्रकार लिख रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट है और आप सभी के सामने है। अब एनसीआरबी की जब रिपोर्ट। पत्रकारों की ही बात हो रही है तो मीडिया पर भी आ जाते हैं। 2022 ऑक्सफैम की रिपोर्ट है और न्यूज लॉन्ड्री की भी रिपोर्ट है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट का टाइटल है हु टेल्स अवर स्टोरीज मैटर्स, हमारी कहानी कौन लोग बता रहे हैं। इस आधार पर अगर देखें तो देश की मीडिया के 90% से अधिक सीनियर पदों पर 20-30 हजार 40 हजार पर सैलरी करने वाले कॉपीराइटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो डिसीजन मेकर नहीं है उनकी बात नहीं है। जो तय कर रहे हैं क्या छपेगा और क्या जाएगा, वो तमाम बड़े एंकर्स, एडिटर इन चीफ, ब्यूरो चीफ, वो 90% सवर्ण समाज से आते हैं। और ये कड़वा सच है। देश के सबसे प्रिविलेज चैनल पर बैठे हुए दूरदर्शन के 2 टॉप एंकर कौन से हैं? सुधीर चौधरी और अशोक श्रीवास्तव किस समाज से आते हैं? मैं किसी व्यक्तिगत आदमी मैटर को करता है आप किस फील्ड के लिए बोल रहे हैं कि वो किसमें अव्वल हैं। पत्रकारिता के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। पत्रकारिता के आधार पर तो फिर बहुत से नाम आ जाएंगे। ठीक है, खैर, लेकिन जो चर्चा में बहुत रहते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी इस विषय पर इतना खुल के बात की? आरक्षण पर क्यों नहीं की और क्यों नहीं करनी चाहिए? किस समाज के लोग टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा ना। अच्छा, और सबसे मजेदार बात हेमंत, 90% लोग अगर जनरल से आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि SC ST एक भी है, उनका रिप्रेजेंटेशन 0 है। मीडिया में 0 है, मीडिया में टॉप पदों पर 0। तो जो कहानी सुनाने वाला है, जो देश को बता रहा है कि देश के हालात कैसे हैं, उसमें जब SC ST का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं तो फिर बिल्लियों की सभा में चूहे के संरक्षण पर केवल चर्चा ही होगी, समाधान नहीं निकलेगा। एग्जैक्टली वही बात है। और जहाँ तक मेरिट का सवाल है, जो मेरिट की लोग बात करते हैं कि मेरिट के हिसाब से लोगों को जो नौकरियां हैं और जो पद हैं वो मिलने चाहिए, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरिट सिर्फ परीक्षाओं के अंक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि जब किसी को मूछें रखने पर मार दिया जाता है, किसी के मुंह पे पेशाब इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उसको व्यक्ति को पता है पेशाब करने वाले को कि ये छोटी जात से है, ऐसी चीज़ें जब होती हैं, किसी को पानी पीने के लिए किसी एक 5 साल के बच्चे को उसके स्कूल में उसकी अध्यापिका पीट देती हैं क्योंकि वो छोटी जात से है, तो क्या मेरिट सिर्फ परीक्षा के अंक तक है? क्योंकि एक अध्यापिका जो सरकारी टीचर भी है, वो एक बच्चे को जब पीट देती है इस वजह से कि उसने पानी पिया है, तो मेरिट तो उस अध्यापिका के पास भी है। तो क्या जो एट्रोसिटी करने वाले लोग हैं, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट चीख कर कह रही है, मुझे लगता है कि एट्रोसिटी करने वाले लोगों के पास मेरिट है। रतन मेघवाल एक स्टूडेंट था, उसने सुसाइड किया, 17 पेज का नोट लिखा उसने, और MBBS का स्टूडेंट था। हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रिविलेज्ड होना पड़ता है। बिल्कुल, फीस भी बहुत ज्यादा है। वो तो क्वालिफाई करके गया था, मेरिट से गया था, आपने तो उसके बाद भी नहीं छोड़ा उस बच्चे को। 17 पेज में उसने ये डिफाइन किया कि वो सुसाइड क्यों कर रहा है। मैं वो 170 पेज सोच रहा हूं जो वो लिख नहीं पाया। कोई बच्चा MBBS के स्तर पर जब वो बालिग हो चुका है, 18 साल से अधिक है, जब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम हाई है, तब वो अगर सुसाइड कमिट कर रहा है, तो आप सोचिए कि उसका किस आधार पर जातीय शोषण हुआ होगा। उसका कहीं रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं है। वो रिकॉर्ड आप कहीं, वो शोषण जिस तरह से होता है ना, वो कहीं दर्ज ही नहीं होता है। वो शोषण मजाक में होता है, मजाक में होता है। एग्जैक्टली वो शोषण आजकल, मतलब वो शोषण एक तरीके का व्यंग बन गया है, वो ह्यूमर बन गया है। और बहुत सारे लोग, मतलब इसको ह्यूमर में आप एक दूसरे का जातीय शोषण कर रहे हैं। हाँ, और वो आप साथ में खाना खाते हुए कह रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ खाना खा ले रहे हैं, ये भी शोषण है। जिसका शोषण हो रहा है वो उस वक्त कुछ नहीं कह पा रहा बेशक, लेकिन रात को जाके वो सोच जरूर रहा है, इस बारे सोच रहा है ना उस बारे और उसके अंदर वो सारी चीजें इकट्ठी हो रही। और ये देश की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज में इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूं, आप दंग रह जाएंगे। 2019 में संसद में दिया हुआ डेटा है हेमंत, देश में 23 IIT हैं, कुल मिलाकर 8,856 स्वीकृत सीटें हैं, जिसमें से 4876 सीटों पर जनरल हैं, OBC हैं 329 सीटों पर,
एससी हैं 144 सीटों पर, एसटी हैं 21 सीटों पर, टोटल मिला ले तो 9% सीटें ऐसी हैं जिसपे ओबीसी एससी एसटी हैं और बाकी सीटों पर जनरल हैं और बाकी रिक्त पद हैं। ये 23 जनरल यानी कि आईआईटी का सवर्ण। डेटा है, सवर्ण। इसके बाद आते हैं आप 18 आईआईएम मिला लीजिए, 18 आईआईएम में 784 स्वीकृत पद हैं, 2 एसटी हैं, बस 2, 8 एससी हैं और 27 ओबीसी हैं, टोटल मिला लो तो 6%। ये आईआईएम और आईआईटी का डेटा बोल रहा है, वो संस्थान जो देश को दिशा देते हैं। तो वहां रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है? मैं यहाँ खुद को करेक्ट करना चाहता हूँ। जो जनरल का डेटा जो कहा राघव ने, वो दरअसल सवर्णों का था, जनरल का डेटा अलग होता है जी। इसके बाद आते हैं शीर्ष 5 आईआईटी। अब 5 के टॉप पर भी बात कर लें तो 2025 में नेचर में एक लेख छपता है जो बताता है कि 98% प्रोफेसर और 90% असिस्टेंट प्रोफेसर एक विशेष जाति से आते हैं, प्रिविलेज्ड कास्ट से। वहां जब उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, वहां वो लोग ही नहीं है जो उनके समाज से आते हैं, तो बिलोंगलीनेस की फीलिंग कैसे आएगी? बिल्लियों की सभा में फिर चूहा अकेला क्यों नहीं महसूस करेगा? उसको हर वक्त लगेगा कि उसका शिकार हो सकता है। बिल्कुल लगेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद एक और आप डेटा जब बोलता है ना तो अजीत भारती हो या सुजीत भारती हो, इस तर्क का हिसाब नहीं होता। मुझे बहुत कोफ्त हो रही है, डेटा आप दे रहे हैं, वो काम मेरा था। आईआईटी दिल्ली जून 2024, 633 टोटल पद हैं, 89.1% जनरल हैं, लगभग 3% एससी हैं, 7% ओबीसी और एसटी 1% है। चलो यहां तक भी मान लेते हैं कि नई भर्तियों में शायद कुछ सुधार हुआ हो। बॉम्बे आईआईटी में 2023 में भर्ती निकली, 21 टोटल पद थे, जनरल को मिले 80, एसटी को मिले 19, ओबीसी और एसटी को मिले 0। एनएफएस और रिक्त सीटें मौजूद हैं, मगर इस समाज के लोग जाके नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि आप मेरिट की बात कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन तब बनेगा हेमंत जब देश का बेसिक स्ट्रक्चर सुधरेगा, सरकारी स्कूलों के भीतर बेहतर सुविधाएं होंगी, जाति आधारित हिंसा को कम करने के लिए सरकार काम करेगी। जाति के आधार पर जो हिंसा होती है उसका प्रेशर सिर्फ उसी पे नहीं होता है जिसके साथ हुई है, बल्कि उन तमाम लोगों पर होता है जो उस हिंसा को सुनते हैं। जैसे भूत की कहानी जो आदमी सुनाता है ना, डर सिर्फ उसको नहीं लगता है, उसके अलावा वो तमाम लोग जो उस कहानी को सुन रहे होते हैं उन्हें डर लगता है। ये जाति का भूत जो है ना, ये उन लोगों पर भी हावी है जिनका जाति शोषण अभी तक ना हुआ हो, लेकिन मेंटली हो रहा है। वही मैं भी अपनी वीडियोस में फैक्ट्स एंड फिगर्स में यही कहता हूँ राघव कि अगर हमें जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उनको उनका अधिकार दिलाना है तो हमें शुरुआत सरकारी स्कूलों से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो उन्हीं के बच्चे हैं जो सफाई कर्मचारी हैं या जो दलित वर्ग से आते हैं या पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और पिछली नीति आयोग की रिपोर्ट जो भी आई है वो रिपोर्ट कहती है कि 94,000 स्कूल सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। तो मेरा हमेशा कहना वीडियोज़ में यही रहता है कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तब जाके, और जहाँ तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात है तो मेरा जो अनुभव है, मैंने भी तैयारी की है, मैं बताता हूँ आपको। एक जो पिछड़े परिवार से या फिर एक दलित परिवार से जो बच्चा आता है वो पढ़ाई शुरू करता है अपनी सरकारी स्कूल से, उसके बाद वो बीए और बीएससी करता है। बीटेक करने के लिए या आईआईटी से बीटेक करने के लिए या फिर एमबीबीएस करने के लिए या कोई और कोर्स करने के लिए जो महंगे हैं, उसके पास पैसे नहीं होते। ज़्यादातर लोग बीए बीएससी करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हम कर लेंगे, कांस्टेबल बन जाएंगे, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी ले लेंगे या एसएससी बैंकिंग वगैरह में क्लर्क कहीं बाबू बन जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर वो बच्चा अगर सरकारी नौकरी तैयारी करने जा रहा है और पेपर लीक हो रहे हैं, एक भर्ती 5-5 साल तक अटकी हुई है और 5-5 साल में एक भर्ती अगर होगी भी तो मान लीजिए वो 2 या 3 अटेम्प्ट दे करके ओवर एज हो जाएगा। अब उसके पास बीए और बीएससी की डिग्री है, और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं उस बच्चे की जगह खुद को रख के देख रहा हूं, उसको नौकरी कौन देगा? मेरे पास स्किल था तो मैं आज यहां हूं, लेकिन ऐसे कितने बच्चे होंगे जो सिर्फ इस भरोसे थे कि एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी 2000 ग्रेड पे की, 2400 ग्रेड पे की, 2800 ग्रेड पे की, तो उसके पीछे पूरा परिवार उसका खड़ा हुआ था, 10 व्यक्ति उस पर डिपेंडेंट थे कि एक दिन ये बनेगा कुछ तो हम लोगों की भी देखभाल होगी। तो वो बीए और बीएससी की डिग्री लेकर कौन से प्राइवेट सेक्टर में जाएगा जहां उसके लिए आरक्षण इंतजार कर रहा है? तो जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हटा दो, जो 1.5% नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, वहां पर ये लोग अपना प्रतिनिधित्व नहीं, उसका दावा नहीं ठोक पा रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग,
और वो लोग बीए बीएससी की डिग्री लेकर क्या करते हैं, रेडी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो जब मजदूरी ही करवानी है तो फिर आप सरकारी स्कूलों का नाम बदल कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि यहाँ अंबानी और अडानी की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर बनाए जाते हैं। आपने अबानी और अडानी की बात की तो एक डेटा और डिस्कस होना चाहिए। हाँ, अडानी की बात आई है तो फिर आपके पास डेटा तो होना ही चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है, हाँ, और ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो 100 बिलियनियर्स हैं उसमें कास्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा है। इसके बाद मैं आपको ये डेटा क्यों दे रहा हूं, मैं इस पे बात करूंगा। अजीत भारती और देश के तमाम सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जिनकी बुद्धि जीवित नहीं है, वो जब ये बात करते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और ये भी बताइएगा कि बिलियनर बनते कैसे हैं, क्या मेरिट के हिसाब से बनते हैं या फिर मंत्री जी के मदद से बनते हैं? अब बिलियनियर्स में से जनरल हैं 88.4%, ओबीसी हैं 9%, एससी हैं 2.6% और एसटी 0 है। एसटी तब 0 है जब देश के सर्वोच्च पद पर जो बैठी हुई महिला हैं वो भी इसी समाज से आती है। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आर्थिक आधार पर आप कहना आरक्षण मिलना चाहिए गरीब होने पर, तो जब ईडब्ल्यूएस आया तो अजीत भारती, सुजीत भारती और तमाम भारतीयों ने ये मांग क्यों नहीं की कि इसके भीतर भी ओबीसी और एससी एसटी को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि गरीब तो वो भी होते हैं। तब ये मांग उठाई गई किसी ने भी। तब तो आपको मिला कि 10% मिल रहा, पहले ये रखो, पहले इसको हम हजम कर लेते हैं। वही पुराना डर्रा कि जो कुछ है पहले हजम करो। अवसर मारने का जो तरीका है वो यही है। अंबेडकर ने इसके ऊपर ही लिखा है। अंबेडकर ने जाति के किस हिस्से पर शोषण नहीं महसूस किया। स्कूल पढ़ने गए तो सबसे पहली आवश्यकता होती है बैठने की सीट मिलना। जमीन पे बैठे। अब आप सोचिए, एक बच्चा जमीन पे बैठा है, कुछ बच्चे सीट के ऊपर बैठे हैं। क्या इन दोनों के मानसिक स्तर को आप एक बराबर आंक सकते हैं? सीट ना हो तो जमीन पे बैठना अलग बात है, पर सीट होते हुए जाति की वजह से जमीन पे बैठना ये एक अलग बात है। और इन्हीं दोनों डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। प्यास लगी, पानी पीने गए तो पानी नहीं मिला। अब एक बच्चा प्यासा पड़ रहा है और एक पानी का ग्लास रख के पढ़ रहा है। आप दोनों को बराबर बिठाने की और बराबर कंपटीशन कहने की बात कर रहे हैं। नौकरी लगी तब भी शोषण झेला, पूरे देश में कहीं घूमे तब भी शोषण झेला। ये तो आपके लिए शर्म की बात है कि आपके देश का कानून बनाने वाला सबसे बड़ा स्कॉलर हिंदू धर्म ये कह के छोड़ देता है कि मैं इस धर्म को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें समानता नहीं है। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये इंटरनेशनल शर्म की बात है इस देश के लिए कि संविधान बनाने वाले आदमी ने उस देश में वो धर्म ही छोड़ दिया जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात रखी जा रही। और उन्होंने अकेले नहीं छोड़ा, उनके साथ 5 लाख लोगों ने और छोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि इक्वालिटी की बात थी। हेमंत, अब एक और मैं आपको डेटा देने की बात कर रहा था कि जब आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो 2019-20 में यूनिवर्सिटीज में 173 शिकायतें दर्ज होती हैं जो जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन की थी। इसमें से 18 मामले आज भी लंबित हैं। 2019-20 की बात कर रहा हूं, आज 5 साल हो गया है। 2021-22 में ये मामले 172 से बढ़ के 182 हो जाते हैं, लंबित मामले 31 हो जाते हैं। 2021-22 में 186 हो जाते हैं, लंबित मामले 54 हो जाते हैं। लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है, शिकायतों की संख्या भी बढ़ी है। 2022-23 में ये मामले 241 हो जाते हैं, लंबित मामले लगभग 80 हो जाते हैं। लेकिन 2023-24 में ये मामले हो जाते हैं 378 और लंबित मामले हो जाते हैं 108। अगर मोटा मोटा हिसाब देखें तो 2019 से 20 से लेकर 24 तक विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के आधार पर 118% शिकायत बढ़ी है। तो मैं क्यों ना मांग करूं जाति आधार पर आरक्षण और इस शोषण की व्यवस्था को बेहतर बनाने। आप क्यों नहीं समझ रहे कि 80% लोग इस देश के बाहर के लोग नहीं है। अगर ये 80% आबादी जिसको आपने डिस्क्रिमिनेशन के जरिए अनस्किल्ड बना रखा है, पावर नहीं दी है, ताकत नहीं दी है, पैसा नहीं दिया है, सम्मान नहीं दिया है, अगर इन सबको आप ये देके देश की बराबर हिस्सेदारी में ले आए तो देश और बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जैसे महिलाओं के लिए आधी आबादी इस देश में काम नहीं कर पाती थी क्योंकि घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, और आज जब काम कर रही है तो देश की राष्ट्रपति एक महिला है ना, तो अब देश की पूरी आबादी देश को बनाने का काम करेगी। अब इस बात से मुझे एक बात याद आई, क्या आपको लगता है कि अस्त्र शस्त्र उठाने की अगर इनको भी जिम्मेदारी दी गई होती है, दलितों को जो बड़ी संख्या में थे देश में, तो क्या हमारा देश कभी गुलाम होता? महार सत्याग्रह सुना है आपने? बिल्कुल सुना है।
आपने चमार रेजिमेंट का जिक्र सुना है? बिल्कुल। तो उससे ज्यादा शौर्य आपने देखा है कहीं? एग्जैक्टली वही। जब मराठाओं के खिलाफ इस देश की पिछड़ी और दलित जाति के लोग इसलिए लड़े थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ इनको अपने साथ नहीं लड़ाएंगे। हाँ। तो उनकी लड़ाई देश के लिए नहीं थी, उनकी लड़ाई जाति वर्चस्व की थी, क्योंकि देश के लिए होती तो आप अपने साथ उन्हें भी शामिल करते जो आपके देश के लोग हैं। यही डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं। इतने सालों से चमार रेजिमेंट की डिमांड हो रही है, क्यों उस पर काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब तो कोई मुझे दे। तो जिस एट्रोसिटी लिटरेचर की बात कर रहे थे ट्विटर पर कुछ लोग और कह रहे थे कि वो वामपंथियों के द्वारा लिखा गया है, तो ये सरकार भी क्या वामपंथियों की सरकार है? एक बार आप हमें जरा बताइए जरूर। जो डेटा राघव ने दिया, पूरा एनसीआरबी का डेटा, वो सरकारी डेटा था, क्या वो भी एट्रोसिटी लिटरेचर फेक है? कुछ और डेटा भी लाए होंगे आप। देखिए, दलित महिलाओं पर जो अत्याचार होता है ना, यौन हिंसा में, उसका एक डेटा आपको रखता हूं, और वो आपको ना वो शर्मनाक है। और इस डेटा को आप थोड़ा इसको तसल्ली से आप एनालाइज करिए। इसको इस एंगल से देखेंगे ना कि एक दलित की बेटी भी बेटी है और आपकी बेटी भी बेटी है। एग्जैक्टली तब आप समझ पाएंगे। और ये सोच के भी इसको डेटा को सुनिए कि जो डेटा बताया जा रहा है वो सिर्फ दर्ज हुआ डेटा है। ये राष्ट्रीय आंकड़े मतलब हैं। कितने लोग ऐसे होते होंगे, मतलब कितने दलित और गरीब परिवार के लोग ऐसे होते होंगे जो अपनी बहन बेटी के साथ कुछ दुराचार हुआ है उसके लिए शिकायत लिखने पुलिस थाने तक पहुंचते होंगे, और पहुंच भी जाते होंगे तो कितनों के मामले लिखे जाते होंगे, ये भी आप सोचते रहिए। ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन है। हाँ, बिल्कुल। 2020 में 28,046 कुल बलात्कार के मामले होते हैं, जिसमें एससी महिलाओं पर 3400 के आसपास, एसटी महिलाओं पर 950। आरक्षण हटाने की मांग हो रही होगी तो शायद स्थिति बेहतर हुई हो, तभी हो रही होगी। तो मैं 2021 देखता हूं तो ये मामले 3400 से 3800 हो जाते हैं, और जब मैं 2022 देखता हूं तो ये मामले 4200 से ज्यादा हो जाते हैं। यानी 2014 से 2022 तक दलितों महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के जो मामले हैं वो 90% बढ़े हैं। 2200 से सीधा 4200 के आसपास आ गया आंकड़ा। यहाँ प्रतिशत बताना जरूरी है। प्रतिशत बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2014 में 80 महिलाओं के खिलाफ मामले थे 2233, और उसके बाद ये मामले हो गए 4241। अब आप आंकड़ा देख के प्रतिशत निकालते रहिएगा। 2022 में 4200 मामले हो गए, मात्र 8 वर्षों में लगभग 90% बढ़े हैं, और 2014 से 22 में कुल 27,719 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। ठीक है, ये डिजास्टर है और बहुत बड़ी समस्या है। इसमें नंबर 1 पर राजस्थान था, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश था। दोनों राज्यों में किसकी सरकार है? डबल इंजन। डबल इंजन। ठीक है, इसके बाद आते हैं चिंताजनक क्या है। द वीक की एक कानूनी रिपोर्ट है। द वीक की रिपोर्ट बताती है कि दलित महिलाओं के साथ जो बलात्कार के मामले हैं उनमें प्रभावी सजा दर कितनी है। आप अनुमान लगाएंगे, क्या अनुमान होगा आपका? सजा दर कितनी होनी चाहिए? कितनी हो सकती है जो वर्तमान हालात हैं जब आप आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं? 4 ऑप्शन दीजिए। ठीक है, आप अपने मन से सोचिए। नहीं, ऑप्शन देंगे तो मैं शायद 2% है। अरे 2%। ईडी से थोड़ा ही अच्छा है। 2% है, और विशेष न्यायालयों में सजा दर 34.9% है। लेकिन बरी होने की जो दर है वो 70 के पार होगी, वो 65% के आसपास है। उस आधार पे अगर बात करें तो जिनको न्याय नहीं मिलता सभी एससी एसटी बलात्कार मामलों में लगभग 88.9% मामले कोर्ट में लंबित हैं। ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, अभी उनकी चर्चा ही नहीं हो सकती, लेकिन लंबित रहते हैं। अभी उनकी चर्चा हो ही नहीं सकती जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। उनकी तारीखें बढ़ती रहती हैं, वकीलों को पैसा खिला के क्या अगली तारीख 2 साल की हो, 4 साल बाद हो, तो वो मामले लंबित ही रहते हैं, उनका समाधान बड़ी मुश्किल से हो पाता है। देखिए, जब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कास्टिज्म की बात करते हैं ना, तो आप कंपैरिजन की बात तब मत करिए, क्योंकि जब आप अवसर की बात करते हैं तब तो आप बराबरी की बात करते नहीं हैं। मैं वही इसी सवाल पे आने वाला था कि क्या अवसर बराबर सबको मिल रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया? मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है, अगर आप इस बारे में बहस कर रहे हैं तो आप ये कहिए कि देश में 4 शंकराचार्य में से एक एससी, एक एसटी और एक ओबीसी होगा। आप कहिए कि देश के हर एक मंदिर में जो टॉप 10 बड़े मंदिर हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वो वर्ण व्यवस्था थी, काम के आधार पर थी, तो जो एससी और एसटी समाज के लोग हैं जो गटर साफ करने के लिए आपने नियुक्त किए हैं, उनको मंदिरों का पुजारी बनाइए। इस देश के हर टॉप बड़े मंदिर में एक एससी, एक एसटी और एक ओबीसी पुजारी होगा। लेकिन मनुवाद तो ऐसा नहीं कहता। मनुवाद क्या कहता है फिर आप मुझे बताइए।
मनवा तो ये कहता है कि जो सफाई कर्मचारी है उसका बेटा भी वही हो। मैं कह रहा हूं उसका बेटा वो हो, आप ये कह रहे हैं ना। मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, जो मनुवाद के समर्थक हैं और आरक्षण के मनुवाद जैसा आलोचक कोई हैं। वाद ही नहीं है, मूर्खवाद भी आप नाम दे सकते हैं। मनु की एग्जिस्टेंस क्या है, उसका कोई प्रमाण है? आपको नहीं लगता ये जातिवाद जो आज हमारे बीच है, मुझे इतना मूर्ख व्यक्ति तो कोई नहीं रहा होगा जो जातिवाद को इस तरह से लिख दे और उसे समाज का नियम बना दे। ये इस देश के तमाम बुद्धिजीवी पंडितों का रचा हुआ प्रपंच है, उनके द्वारा लिखा हुआ है। आप कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, संस्कृत आपने पढ़ने नहीं दी, और वेदों में जो लिखा है वो लिखा संस्कृत में है, तो उसको समझाएंगे भी आप? नहीं, तो लिखा तो ये भी है कि अगर ब्राह्मण ने चोरी कर ली मंदिर में तो उसको 6 महीने की सजा देकर छोड़ देना चाहिए, और जो बाकी जो गैर ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने चोरी की है उनको फांसी की सजा तो ये दे देनी किसने चाहिए। लिखा होगा? ये ब्राह्मण के अलावा कोई और लिख सकता है? अपने लिए प्रिविलेज, अपने लिए आपने खुद को, अपने आप को सम्माननीय आपने बना दिया। अब यहाँ पे आरक्षण किसके लिए आ गया? सजा में जो आरक्षण जो एक संत कह रहे थे। अब सोचो ना, दंड में भी आरक्षण का प्रावधान है, दंड भी समान नहीं है। ब्राह्मण से गौ हत्या हो जाए तो मृत्यु नहीं है, लेकिन किसी और से हो जाए तो मृत्यु दंड से नीचे बात भी नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन देखो, दंड से लेकर के, मैं कह रहा हूं, जब लोग कहते हैं ना कि आरक्षण हर जगह क्यों है, क्योंकि जातिवाद हर जगह है। लेकिन आरक्षण हर जगह नहीं है। स्कूल एडमिशन से लेकर के और जॉब में प्रमोशन तक कास्टिज्म है। लेकिन प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, रिटायरमेंट में मिलने वाले पैसे तक पे आरक्षण होना अगर चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण हो आर्थिक तो, आधार पर, हाँ किसी भी आधार पर अगर आरक्षण हो अगर प्रमोशन में, तो जॉइंट सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरी जो लोग हैं जो 80% सवर्ण हैं वो शायद ना हो फिर, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी कोई प्रमोशन लेके ही बनता है, उसकी सीधी परीक्षा नहीं होती है। कोई सीनियर IAS ऑफिसर जो होता है वही बनता है सेक्रेटरी, और सबसे बड़ा पद होता है ब्यूरोक्रेसी में। तो सवाल वही है कि क्या जातिवाद आज भी लोगों का अवसर नहीं खा रहा है? खा रहा है ना। देखिए, और खा रहा है। इसके लिए आप एक बात मानिए, जैसे ना आपने महिलाओं के साथ जब अपराध बढ़े तो सरकार ने गुड टच बैड टच समझाना शुरू किया। ये व्यवस्था स्कूलों के अंदर आई ना, लेकिन दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। आप मुझे बताइए, किस विद्यालय और विश्वविद्यालय में क्या जातीय टिप्पणी करनी चाहिए? क्या टिप्पणी जाति आधारित भेदभाव है? और जातिवाद क्या है, इसको लेकर किस स्कूल में प्रोग्राम चला है? सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि जातिगत टिप्पणी आप नहीं कर सकते किसी पर। समझाया गया क्या? नहीं। पढ़ाया गया क्या? अंबेडकर के नाम पर आपको केवल एक चीज पढ़ाई गई है, क्या? कि अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया। लेकिन जिस आदमी ने डिस्क्रिमिनेशन फील किया ना, उसने केवल दलितों को अधिकार नहीं दिया, इस देश की औरतों तक को अधिकार दिया। विधवा विवाह की इजाजत दी, बाल विवाह रोका, संपत्ति में हिस्सा दिया, घूंघट से बाहर निकाला, और आज देश के बैंक से लेकर टैंक तक पहुंचाया। मुझे बताओ कौन सा शंकराचार्य था जो लड़कियों के अधिकार के लिए खड़ा हुआ? इसलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कूट कूट के भरा है। पैट्रियार्की सवर्ण समाज की देन है, और जिसका विरोध करने वाले दलित, पिछड़े और ओबीसी, SC ST समाज के लोग। ये बात इस देश की महिलाओं को समझनी चाहिए। सावित्रीबाई फुले ना होती ना, तो आज इस देश की लड़कियां पढ़ नहीं पाती। केवल हिंदू धर्म में सवर्णों ने सरस्वती माता तक स्त्रियों को सीमित कर दिया था। ज्ञान की देवी सरस्वती है, लेकिन बिटिया पढ़ने स्कूल नहीं जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस देश के सवर्ण समाज ने हर स्तर पर, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जब मैं सवर्ण समाज का नाम लेता हूं ना, तो हर किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए। जब मैं कहूंगा कि इस देश के जवान चोरों ने, तो हर जवान को नहीं डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि वो चोर नहीं है। जो डिफेंड करने आएगा वो चोर ही होगा। तो जो कहने आएगा कि नहीं नहीं हम तो सवर्ण है लेकिन हम तो कास्टिज्म नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा कास्टिस्ट है। एग्जैक्टली। ये प्रिविलेज ही फील करना कि मैं सवर्ण हूं, कास्टिज्म है। ये मैं ब्राह्मण होने के नाते हेमंत कभी ये सोच ही नहीं सकता कि मुझे क्या प्रिविलेज मिला है। ये मैं तब सोच पाऊंगा जब मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्योंकि जो मुझे मिला वो मेरे लिए सामान्य था, और जिन्हें नहीं मिला उनके लिए असामान्य है। वही तो कुल लबोलुआब आज की चर्चा का यही रहा है कि पश्चिमी देशों में जब काले लोगों को, ब्लैक्स को उनके अधिकार दिए गए, तो जो गोरे थे उन्होंने आकर उनका साथ दिया,
उनके आंदोलन में हिस्सा लिया बढ़ चढ़कर। तो शायद कहीं ना कहीं अगर आपको जातिवाद इस देश से खत्म करना है तो आरक्षण खत्म करना उसका सलूशन नहीं है। जो लोग आलोचक हैं आरक्षण के, उनमें से ज़्यादातर सवर्ण हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और जातिवाद खत्म करने की बात तो दूर है, आरक्षण का साथ देकर ही आप उनको उनका प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक सवाल जो आखिरी छूट रहा था वो ये था कि क्या जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, एक बार जो फ़ायदा ले चुके हैं, उनको उनकी आने वाली पीढ़ी को बार बार आरक्षण मिलता रहना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है जो हरियाणा सरकार कर चुकी है एससी में, कि अब कुछ जातियां ऐसी हैं एससी कैटेगरी के अंदर जो आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं, उनको आरक्षण अब नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, और जो बाकी की जातियां बची हैं उनको हम ज़्यादा आरक्षण देंगे। तो ये जो पूरा अब इस वक्त जो ट्विटर पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या ये राज्य स्तर से हटकर केंद्र स्तर पर ओबीसी और एससी एसटी के रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है? दरअसल हो क्या रहा है? देश में लंबे समय से चारों शंकराचार्य किस समुदाय से आ रहे हैं? सवर्ण समुदाय से। तो आने वाले 60 सालों तक कोई भी शंकराचार्य सवर्ण समुदाय से नहीं आएगा, सारे एससी एसटी बनेंगे। आप मेरी ये मांग स्वीकार करेंगे? देश में कोई भी पुजारी 200-250 साल से केवल सवर्ण समाज से बन रहे हैं ना। अब मंदिरों में कोई भी पुजारी, क्योंकि वही बन रहे हैं, एक बार आरक्षण मिल गया तो आप दोबारा मत लीजिए। लेकिन 4000 साल से आप धर्म के नाम पर इस देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, तो उसे छोड़ने की आप बात नहीं कर रहे हैं। जब जातिवाद एक बार करने के बाद दोबारा करने का आपका मन हो रहा है, तो फिर आरक्षण एक बार के बाद दोबारा क्यों ना लिया जाए? अच्छा, जातिवाद ऐसी तो कोई चीज है नहीं कि आपके पास एक लाइफलाइन है केबीसी की तरह कि आप एक बार कास्टिज्म कर सकते हैं फिर खत्म हो जाएगी लाइफलाइन। आप दिन में 1000 बार कास्टिज्म करते हैं। मुझे तो आरक्षण का प्रिविलेज 2 से 3 बार ही मिलेगा पूरी जिंदगी में, एक बार नौकरी के लिए, एक बार प्रमोशन के लिए, और एक बार मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए। तो क्यों नहीं ले? एक वोट की ताकत कितनी है? बहुत ताकत, एक ही है ना, गिना तो एक ही जाएगा ना। तो जब एक वोट को एक बार रिजर्वेशन मिल गया तो बाप की वजह से बेटे को रिजर्वेशन ना मिले, तो बाप ने वोट दे दिया तो बेटा भी वोट ना दे, क्योंकि एक परिवार से एक वोट तो पड़ चुका है। यह भी तो पैट्रियार्की का एग्जाम्पल है ना। हो सकता है बाप ने ले लिया प्रिविलेज आरक्षण का, अब अगला घर में बेटी है तो आप उसको नहीं देंगे आरक्षण, तो ये पैट्रियार्की नहीं होगी। ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगराइजेशन करना एक तरीका हो सकता है कि उस कैटेगरी में फूट कोई तरीका नहीं है। उस कैटेगरी के लोग मैं कह रहा में हूं ये लोग कहना शुरू कर दें, रिप्रेजेंटेशन 80% का 40% से अबव नहीं होगा देश के गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तब तक इस बारे में बहस करना भी लोगों को मूर्ख बनाने जैसा है। देश की क्रिकेट टीम में कितने एससी एसटी समाज के लोग हैं, फिर आप कहेंगे मेरिट? तो उन लोगों को आपने इस लायक छोड़ा कहां है? ना शारीरिक तौर पर, ना मानसिक तौर पर। नहीं, और अंदरूनी मतलब अंदर से कुछ ऐसा होता भी हो तो हमें कौन सा पता चल रहा है? पता आप क्यों है फिर ऐसा? मैं तो समस्या का समाधान आपसे पूछ रहा हूं ना। आप आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको रियलिटी चेक देके समाधान पूछ रहा हूं। आपके पास समाधान है तो मुझे दीजिए। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का कुल जमा यह है कि आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए था, सामाजिक आधार पर मिला था। आर्थिक पिछड़ापन इसका आधार कभी नहीं था, लेकिन ईडब्ल्यूएस पहली बार लाया गया तब उसका आधार आर्थिक रूप से रखा गया। अब जिन लोगों की मांग है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक रूप से होना चाहिए क्योंकि अब तो सबके लिए सब कुछ बराबर है, तो शायद हमें अपने आसपास देखने की ज़रूरत है। सब कुछ बराबर नहीं है। जब अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति को, जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अपना जब बंगला खाली करते हैं, ऑफिस खाली करते हैं, जब उनके ऑफिस को गंगा जल से धुलवाया जा सकता है, तो आप सोचिए कि बराबरी तो अब अभी शायद नहीं आई है। और बराबरी कब तक आ पाएगी ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। जो आरक्षण मिलता भी है सरकारी नौकरियों में, जो कुल नौकरियों का मैं फिर से कह रहा हूँ 1.5% 2% है, क्या वो भी आरक्षण दे पाएगा? वो बराबरी तो दे पाएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे। क्या 2 साल में, 10 साल में, 50 साल में? शायद नहीं। तो ये पूरी बहस जो छिड़ी हुई है आरक्षण को लेकर के, ये किन के द्वारा छीड़ी जा रही है और किस मकसद से छीड़ी जा रही है? जहां तक मुझे अपना लगता है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन जो हो रहा है वो केंद्रीय स्तर पर करने की बात होगी, और ये कहां तक आगे पहुंचेगा वो देखने वाली बात होगी। और इस मामले पर आप अगर चाहते हैं कि हम एक वीडियो और करें, कुछ सवाल आपके छूट रहे हों,
तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अगले हफ्ते राघव के साथ फिर से बातचीत होगी हमारी, और उनकी आपके जो सवाल होंगे उनके हम फिर से जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।